नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए सेशन में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संसाधन एवं उपयोग का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था और आज के इस सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो सेशन है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जो भी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे हम लोग सब उसको करने का प्रयास करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव हो या शॉर्ट टाइप हो। मतलब कहने का ये है कि इस चैप्टर से हम हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस चैप्टर से एग्जाम में अगर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो पहला है क्वेश्चन कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला हमारा अजैविक संसाधन होता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन होता है? अजैविक संसाधन होता है। ये अजैविक संसाधन भी होता है और अनवीकरणीय भी होता है। तो ये भी हम लोग साथ साथ जानते चलेंगे कि कोयला अजैविक भी होता है और अनवीकरणीय भी होता है। अनवीकरणीय इसलिए होता है कि कोयले का निर्माण बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत लंबे समय, लाखों करोड़ समय लग जाता है इसके निर्माण में। अतः ऐसा नहीं है कि हम इसका उपयोग अभी कर रहे हैं और आगे आने वाले 5-10 साल में इसका फिर से हम रीजनरेट कर लेंगे। तो कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय भी संसाधन है और अजैविक भी संसाधन है। दूसरा संसाधन है सौर ऊर्जा। कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः उपयोग वाला संसाधन है, पुनः उपयोग संसाधन है, अजैविक भी है, अजैविक भी है और ये जो संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो हम आपको ये तीनों ऑप्शन तो हम एक ही आपको बता सकते थे जो आपके बुक में दिया हुआ है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपका अजैविक मिलेगा, तो आप उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में अजैविक न दे के अनवीकरणीय भी दे सकता है, बिकॉज कोयला जो संसाधन होता है अनवीकरणीय भी एक संसाधन है। तो आप इसके साथ जो भी इसका पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे और कवर करते चलेंगे। इसी प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है क्या है? पुनः उपयोग करने वाली ऊर्जा है, अर्थात इस ऊर्जा को हम फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। जो सोलर पावर होता है, जो हम अपने छतों पर सोलर प्लेट लगाकर उसको अपने घर में पंखा, बिजली, बत्ती ये सब चलाते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम एक दिन, मतलब डेली हमारा बैटरी उससे चार्ज होता है और डेली हम उससे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? पुनः उपयोग करने वाली ऊर्जा है, अजैविक ऊर्जा है। जिस प्रकार कोयला है उस प्रकार ही सौर ऊर्जा भी है, ये भी एक अजैविक ऊर्जा है। लेकिन कोयला अनवीकरणीय है और ये नवीकरणीय है। तो जिस ऊर्जा को या जिस संसाधन को हम रीजनरेट कर लें आसानी से उसको हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय। और जिस संसाधन को हम जनरेट नहीं कर पाए, फिर से उसको हम पैदा नहीं कर पाए, फिर से उसको हम रीजनरेट नहीं कर पाए या जनरेट करने में बहुत ज़्यादा समय लगे, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से, या अनवीकरणीय संसाधन में कौन कौन सा आता है? तो अनवीकरणीय संसाधन में हमारा कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, मिनरल्स कुछ आता है। तो ये सब हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन जिसका हम फिर से उसको उत्पन्न कर सके या रीजनरेट कर सके, जैसे हमारा सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर हो गया आपका, ये सब हमारा नवीकरणीय ऊर्जा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितना किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। सीमा अपवर्जक क्षेत्र मतलब आपके सीमा, किसी देश के सीमा के अंतर्गत रहने वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 200 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर। तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसको सीमा अपवर्जक क्षेत्र 200 किलोमीटर इसको बोला जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ये एक टर्म आता है ज्योग्राफी में कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है प्राकृतिक जो संपदा है उसका विदोहन से है। तो विदोहन को हम समझेंगे कि विदोहन किसको कहा जाता है। तो विदोहन मतलब होता है कि अनियंत्रित तरीका से किसी चीज़ का उपयोग करना। अनियंत्रित तरीका से किसी चीज़ का उपयोग करना ही हम विदोहन कहलाता है। मतलब कि अगर हमको
किसी चीज़ का 10% यूज करना है, लेकिन हम उसको 20%, 40%, 80% यूज कर कर तुरंत उसको ख़त्म कर देते हैं, उसी को हम क्या करेंगे, विदोहन कहते हैं। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था विदोहन से है, या इसको अनियंत्रित उपयोग भी कह सकते हैं, अनियंत्रित उपयोग से। ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 माइल। 12 माइल, अगर माइल में पूछे तो 12 माइल हो जाएगा, और किलोमीटर में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर था, और इससे एक क्वेश्चन से एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इससे ऑप्शन बन सकता है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करें। जैसे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला आपका जैविक संसाधन है और अनवीकरणीय भी संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः उपयोग करने वाला संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है और अजैविक संसाधन है। और क्यों है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में इसका चर्चा कर चुके हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो सीमा अपवर्जक क्षेत्र जो है कितना कहलाता है? 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है वो सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं को अर्थव्यवस्था का संबंध विदोहन से है, अर्थात अनियंत्रित तरीका से किसी चीज का उपयोग करना डाकुओं की अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है। समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो समुद्र में 12 माइल तक या 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है उसमें राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो ये सब हमारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे जो और भी जो क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन वो लेसन से उस टाइप का क्वेश्चन निकाला जा सकता है, हम उसको भी देखने का प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। जो पर्यावरण सम्मेलन होता है इस सब के बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? और ये तो स्टॉकहोम जो सम्मेलन था ये हमारा 1971 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, और एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। यह एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो था कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था 1971 में हुआ था, और यह एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? यह भी पर्यावरणीय सम्मेलन है। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब किताब में क्वेश्चंस के फॉर्म में तो ये नहीं दिया गया है, लेकिन आपके बुक्स में इसके चर्चा किया गया है। तो आशा कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। ग्लोबल वार्मिंग पर हुआ सम्मेलन था। क्वेश्चन यह भी आ सकता है आपका कि क्योटो सम्मेलन किस पर हुआ सम्मेलन था? तो ग्लोबल वार्मिंग पर हुआ सम्मेलन था क्योटो सम्मेलन, जिसका आयोजन 1997 में हुआ था। और क्योटो जो है जापान का एक शहर है। क्योटो क्या है? जापान का एक शहर है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपका कि क्योटो सम्मेलन जो हुआ था
ग्लोबल वार्मिंग पर जो क्योटो सम्मेलन हुआ था वो क्योटो शहर कहाँ पे है? तो क्योटो शहर जापान में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1971 में हुआ था। और यह भी एक क्या है? एक पर्यावरणीय सम्मेलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित हैं? ये हो गया। फिर है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आशा कर सकते हैं कि फिर से आपका जो 2027 वाला एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। चिपको आंदोलन से या चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप भी मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है या नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता का नाम क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता का नाम है आपका मेघा पाटेकर। क्या नाम है? मेघा पाटेकर। तो यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का चर्चा हुआ आपके लेसन में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का चर्चा हुआ है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये एक पुस्तक है, ये पुस्तक है और इसको पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक को किसने लिखा या इस पुस्तक के राइटर का नाम क्या है? सुमशेर। आप इसको शमशेर से याद कर सकते हैं। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक का नाम है ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जाता है, इसका लेखक का नाम है सुमशेर और इसे याद करने के लिए आप शमशेर से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम सम्मेलन कैसा सम्मेलन था? तो पर्यावरणीय सम्मेलन था और इसका आयोजन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। और शहर का नाम था रियो डी जेनेरो। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ब्राज़ील में हुआ। और ब्राज़ील के किस शहर में हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था और ये ग्लोबल वार्मिंग पे हुआ एक सम्मेलन था कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिस टाइप का होता है, तो उस पर नियंत्रण या उस पर विचार करने हेतु स्टॉकहोम का आयोजन हुआ था और ये 1997 में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन हुआ था और क्योटो जो था वो जापान का एक शहर है। अब आते हैं चिपको आंदोलन के बारे में कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे या चिपको आंदोलन से कौन सा नेता संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जब भी नाम आएगा तो आप उनका नाम चिपको आंदोलन से संबंधित कर सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन आपका आएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है और फिर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। जहाँ पे होता है ना, इसको देखिए कैसे याद करिएगा, आदमी चिपको हो जाता है, सुंदर देख के आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, तो सुंदर चिपकना, चिपको मतलब सुंदर देख के ये चिपक गए। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से। अब आता है नर्मदा बचाओ। नर्मदा एक नदी का नाम है। नर्मदा क्या है? एक प्रकार का नदी है और इस नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो नेता संबंधित थी उनका नाम था मेघा पाटेकर। क्या नाम था? मेघा पाटेकर। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है या मेघा पाटेकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या है पुस्तक का नाम? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है उसके लेखक का नाम बताइए। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है उसके लेखक का नाम है सुमशेर। क्या नाम है? सुमशेर। तो सुमशेर को याद करने के लिए आप
शमशेर से भी इसको याद कर सकते हैं। तो लगभग एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो लगभग आपके इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो हम लोग ने कवर करने का प्रयास किया है, और संभवतः हम ये कह सकते हैं कि अब इससे अलग कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप इतना करके जाते हैं या इतना कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। चलिए अब इसका जो डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है तो पेशेंस जरा बना के रखिएगा, कॉज अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पेशेंस बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन है जो 2-3 नंबर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि संभावी संसाधन एवं संचित संसाधन में अंतर, ये क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो संसाधन के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन, अगर आपका क्वेश्चन आता है संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन उसे कहते हैं जिसे मानव अपने उपयोग के लिए, अर्थात मनुष्य अपने उपयोग के लिए जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है या जिन वस्तुओं का हम अपने दैनिक जीवन को आसान करने के लिए उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अर्थात ये बोर्ड, ये पेन, ये लाइट, फैन, ये सब क्या है, संसाधन है। कॉज इससे हमारा जो जीवन है या हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। हम जीवन को बहुत कन्वीनियंट तरीक़ा से जी पा रहे हैं। तो संसाधन का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन या जो हमारा काम करने का क्षमता है वो अधिक हो और हमारा जीवन आसान हो जाए। तो संसाधन जो होता है, संसाधन 2 प्रकार का भी होता है, एक जैविक से होता है, एक अजैविक होता है। और अगर और भी इसके बारे में देखें तो संसाधन क्षमता के आधार पर नवीकरणीय भी होता है, अनवीकरणीय भी होता है। तो संसाधन के बारे में आएगा तो उस वीडियो के माध्यम से हम आशा कर सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, इसलिए हम संसाधन के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। और अभी थोड़ा बहुत जो भी था इसका शॉर्ट टाइप के लिए हम उसको डिस्कस कर दिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि संभावी संसाधन एवं संचित संसाधन में अंतर बताएं। मतलब ये भी संसाधन का ही रूप है, एक है संभावी संसाधन और एक है संचित संसाधन। तो दोनों को एक एक करके समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो संभावी संसाधन हम उसको कहेंगे कि वे संसाधन, मतलब कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं, जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। बस यही एक लाइन, इतना ही छोटा डेफिनेशन में हम इसको समझ लेंगे कि मतलब वैसा संसाधन जो कहीं पर है
वैसा संसाधन जो कहीं पे है, किसी क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन उसका उपभोग या उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हिमालय की तराई में खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, तो सबको पता होगा कि हिमालय के तराई में, हिमालय में बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है उपलब्ध है, लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन भविष्य में हमारे पास अगर कुछ वैसा अच्छी तकनीक हो जाती है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। अब आते हैं क्या? संचित संसाधन, कि संचित संसाधन किसे कहते हैं। तो संचित संसाधन समझने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से समझेंगे कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में है, किसी क्षेत्र में है और हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखकर वर्तमान में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहेंगे। देखिए, संचित संसाधन हम किसे कहेंगे? कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में है और हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखकर वर्तमान में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में मैसे समझेंगे कि हमारे पास कोई चीज़, संरक्षित का मतलब क्या होता है? संचित मतलब बचा कर रखना, संचित संसाधन मतलब, संचित का मतलब ये होता है बचा कर रखना। अर्थात हमारे पास कोई वस्तु है, अर्थात हमारे पास कोई संसाधन है। वस्तु क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही है। तो हमारे पास कोई वस्तु है, उसको हम अपने भविष्य के लिए बचा कर रखें। जैसे बैंक में आदमी पैसा बचा कर रखता है कि नहीं रखता है, कि हमारा जो इमरजेंसी का टाइम हो या हमारा कभी समय खराब हो तो हम उसको इमरजेंसी में निकाल कर अपने जीवन को बढ़िया से, या अपना जो काम होगा उसको हम आराम से कर लेंगे। तो बस वही है कि संसाधन, संचित संसाधन का भी मतलब वही है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उस संसाधन को बचा कर रखे हैं। अगर हमको मौका मिले, मौका नहीं, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम उस संसाधन का उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे? संचित संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप बांध में जो पानी को जमा करके रखना, वन संपदा, ये सब क्या हो गया? वन संपदा, बांध का पानी इत्यादि सब आपका संचित संसाधन का उदाहरण हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। शायद यही क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता बताएं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें या संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को बताएं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता। इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा। कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता का मतलब होगा कि संसाधन को संरक्षण क्यों किया जाता है, संसाधन को संरक्षण क्यों किया जाता है, या इस संसाधन को संरक्षण करने की ज़रूरत क्या है। बहुत सिंपल भाषा में हमको यही समझना होगा, यही समझेंगे कि संसाधन को संरक्षण करने की क्या ज़रूरत है। तो संरक्षण मतलब क्या? किसी चीज़ को बचा कर रखना,
यानी क्वेश्चन का मतलब ये, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि संसाधन को बचाकर क्यों रखा जाता है, या संसाधन को बचाकर रखने की ज़रूरत क्या है। तो इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। कॉल ये शॉर्ट टाइप का है, तो अगर हम 3 पॉइंट भी आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर फुलफिल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। पहला, संसाधन को इसलिए संरक्षित किया जाता है अनियंत्रित दोहन से रोकने के लिए। इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे अभी। अनियंत्रित दोहन से रोकने के लिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, उसके लिए भविष्य के पीढ़ी के लिए। ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, तीनों पॉइंट में आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप वाला होता है और 20-30 वर्ड्स में इसको लिखा जाता है। देखिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है अनियंत्रित दोहन से रोकने के लिए। अगर हम संसाधन को संरक्षण नहीं करेंगे, उसको बचा के नहीं रखेंगे और उसको अनियंत्रित यानी बेतरतीब तरीका से उसका उपयोग करेंगे, जिसको अभी हम इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? विदोहन को। अर्थात अनियंत्रित तरीके से किसी संसाधन का उपयोग करना ही डाकुओं की या डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अगर हम उस प्रकार से किसी संसाधन को दोहन करेंगे तो क्या हो जाएगा? संसाधन तुरंत समाप्त हो जाएगा। अर्थात अगर हम उस संसाधन का उपयोग कर लिए और नेक्स्ट वाला जो होगा, नेक्स्ट आने वाला जो जनरेशन होगा वो उसको उपयोग नहीं कर पाएगा, या अगर हमारे पास क्षमता ज़्यादा होगा तो हम उसको पूरा संसाधन उपयोग कर लेंगे और दूसरे को वो संसाधन नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनियंत्रित दोहन से रोकने हेतु संसाधन का संरक्षण किया जाता है। दूसरा हो गया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। अब बहुत बड़ा यहाँ से पॉइंट आपका बनता है कि पर्यावरण संतुलन कब रहेगा? जब हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हो, वन हो। जब तक वन नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेगा, तो मौसम का जो चक्र है वो अपने अनुसार, प्रकृति के अनुसार नहीं चल पाएगा। और कभी वर्षा जहाँ होना चाहिए था जिस समय पे, उस समय वर्षा नहीं होगा, और अगर वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ आ जाएगा तो खेती ढंग से नहीं हो पाएगा, और खेती ढंग से नहीं हो पाएगा तो अनाज नहीं पैदा होगा, और अनाज नहीं पैदा होगा तो भूखमरी आ जाएगा। तो एक पॉइंट से आप देखिए कितने सारे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, एक डॉट से कितने डॉट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, अगर हम प्राकृतिक संसाधन को, प्राकृतिक में जो पेड़ पौधा है वो भी एक तरीके से संसाधन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम पेड़ पौधा या वन संसाधन को बेतरतीब तरीका से काट कर बेतरतीब तरीका से वनों का नाश करते हैं, और नाश करके हम उद्योग का निर्माण करते हैं, या घर का निर्माण करते हैं, या होटल का निर्माण करते हैं, या बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो उससे क्या होगा? वन की समाप्ति हो जाएगी। और वन की समाप्ति हो जाने के बाद प्राकृतिक का जो चक्र है वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक का चक्र अपने अनुसार नहीं चल पाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भविष्य के पीढ़ी के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संसाधन है जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन कहने का मतलब हमारे पास मान लीजिए कि कोयला का स्टॉक है, 100 किलो कोयला का स्टॉक है, जो आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी है और हमारे लिए भी है, और हमारे हिस्से में मात्र 25% उसको खर्चा करना है, और आगे 3 जनरेशन उसको खर्चा करने के लिए आने वाला है। तो हमारा जिम्मेदारी और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि हम उस कोयले में से मात्र 25% ही यूज करें और बाकी 75% को छोड़ दें, ताकि आने वाला जो जनरेशन है तीनों वो उसका 25-25-25 करके यूज करे। तो क्या होता है, अगर हम मान लीजिए इसको संरक्षित कर या भविष्य के पीढ़ी के लिए नहीं अगर सुरक्षित करके रखेंगे, तो अगर 75% 80% उसका यूज कर लेते हैं, तो आगे आने वाला जो जनरेशन है वो उसका यूज नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जो प्राकृतिक हमें मिला है, वो प्राकृतिक का उपहार या प्राकृतिक का संसाधन जो मिला है वो सबके लिए है, न कि केवल हमारे लिए है। तो इसीलिए इसी पर गांधी जी का एक कोट भी है कि प्राकृतिक सबको, मतलब प्राकृतिक सबका पेट भर सकती है लेकिन किसी का पेट ही नहीं। अर्थात प्राकृतिक के पास सब लोगों के लिए कुछ न कुछ देने के लिए है, लेकिन उसको अपनी होता है ना महत्वाकांक्षा, लालच, ये सब पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ईजी तरीका से इसको लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर है उसको देखेंगे।
ये क्वेश्चन है हमारा, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है। तो सोचिए, इसको भी 2-3 बुलेट पॉइंट से हम लोग लिख के इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या इसका आंसर हो सकता है, पॉइंट इसका बन सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो बिना तकनीक के संसाधन का रूप नहीं ले सकता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि प्राकृतिक में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो तकनीक के बिना वो संसाधन का रूप नहीं ले सकता है। वो रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए या मानव को उसका उपयोग करने के लिए उसके लिए किसी न किसी प्रकार की तकनीक की ज़रूर आवश्यकता होती है। जैसे अब मान लीजिए बहता पानी जो है, पवन जो है अर्थात हवा, सूर्य का प्रकाश जो है, ये सब क्या है। इस पे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सब क्या है। ये और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जमीन के अंदर खनिज तेल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इस क्वेश्चन को कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बिना तकनीक के संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। बहुत सिंपल से इसको बहुत आसान भाषा में हम लोग लिखेंगे कि प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या रॉ मटेरियल हैं या कच्चे माल हैं जो कि बिना तकनीक से उसको हम उपयोग में या संसाधन के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहता पानी, एग्जाम्पल में अब इसको समझा देंगे। जैसे कि बहता पानी, पवन, सूर्य का प्रकाश, जमीन के अंदर खनिज तेल या खनिज पदार्थ। अगर हमारे पास टरबाइन नहीं होता तो हम बहता पानी को जल विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल पाते। अगर हमारे पास क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा के लिए बड़े बड़े विंड सोलर जो होता है वो अगर नहीं होता तो हम पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। सोलर प्लेट अगर हमारे पास नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश को हम अपने घरों में प्रकाश ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं कर पाते। अगर हमारे पास तकनीक नहीं होता तो ज़मीन के अंदर जो खनिज तेल है, गैस है, उसको हम कैसे दोहन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम खनिज तेल के लिए खनिज तेल ऊपर आ भी जाता है और उसके लिए उसको रिफ़ाइन करने के लिए अर्थात उपयोग करने लायक बनाने के लिए हमारे पास अगर तकनीक नहीं रहता तो भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको बिना तकनीक के संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब लॉन्ग टाइप वाला कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, बाकी आपका ये चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टाइप में शॉर्ट टाइप को ही एक्सप्लेन करके लिखना होता है, ज़्यादा कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप शॉर्ट टाइप आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आराम से सब क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है आपका संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो देखिए हम इसके पहले हम लोग सतत विकास के बारे में बात कर चुके हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास का मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम लोग इसको समझेंगे कि सतत विकास किसको कहते हैं। भविष्य के लिए
संसाधनों को सुरक्षित रखना ही सतत विकास कहलाता है। बिल्कुल एक सेंटेंस में आप इसको समझ लीजिएगा कि सतत विकास किसे कहते हैं। बस सतत विकास का मतलब होता है कि भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना ही सतत विकास कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो संसाधन को, अगर कोई भी संसाधन है उसके विकास यानी उसको बचा कर रखना, उसको संभाल कर रखना, उसमें ये अवधारणा काफ़ी मददगार होता है। अब इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि सतत विकास की विचारधारा या सतत विकास के माध्यम से हम संसाधन को अपने लिए उपयोग करने के साथ साथ आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है, उसके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर से इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगा सकते हैं। ये हम पॉइंट वाइज आपको दे रहे हैं, आप इसको बाद में एक्सप्लेन करके इसको देख लिया जाएगा। संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगा सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, भविष्य के पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रख सकते हैं। इससे सतत विकास से विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, शांति स्थापित बनाए रख सकते हैं। देखिए ये सारा जो पॉइंट है आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसके बारे में कुछ 20-30 वर्ड्स को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, जो कि आप एग्जाम में इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि संसाधनों की बर्बादी पर रोक, सतत विकास की अवधारणा क्या कहता है? सतत विकास की अवधारणा ये कहता है कि हम जो संसाधन है उसको काफ़ी वाइज तरीका से, मतलब वाइज कहने का मतलब है ना कि उसको बहुत इकोनॉमिकली हम उसका यूज करें और अपने आगे आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो नस्ल है, उसके लिए भी हम सुरक्षित बचा कर रखें। तो इस प्रकार से अगर हम किसी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, उस संसाधन की बर्बादी नहीं हो सकती। बर्बादी कब होती है? आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करने पर। अगर हमको जहाँ 2 रोटी खाना है और हम 5 रोटी ले लिए तो क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा 3 रोटी खाएंगे और 2 रोटी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और जिसको वो रोटी मिलना चाहिए वो रोटी नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या किए, वो खाना को बर्बाद कर दिए। तो वो ये सेंटेंस यहाँ पे यही समझा रहा है कि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगेगा, अर्थात जिसको जितना संसाधन का उपयोग करना है उतना ही करेगा और आगे आने वाला जो भविष्य है वो भी उस संसाधन का उपयोग कर पाएगा। ये आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम संसाधन का ठीक से उपयोग करेंगे, अगर वन का कटाई जितना, अगर हम मान लीजिए वन जरूरी है जहाँ पे काटना, काट कर हम किसी और जगह पे वन को लगा देते हैं, तो इस प्रकार क्या होगा, पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा। और पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हमारे अगल बगल का जो पर्यावरण है सही रहेगा, बारिश है वो ढंग से आएगी, बारिश समय पर आएगी और सब मौसम चक्र भी काफ़ी आसानी से और काफ़ी तरीके से वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भविष्य के पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रख सकते हैं। अगर इस अवधारणा से हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं, अगर सतत विकास की अवधारणा से हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं तो हम अपने आने वाले भविष्य के लिए भी उस संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। अब है विश्व में शांति स्थापित बनाए रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संसाधन है और सब कोई उसको काफ़ी इकोनॉमिक तरीका से और काफ़ी जिसको जितना उपयोग करना है उतना ही उपयोग कर रहा है, तो वो सबके लिए होगा और सब कोई उपयोग कर पाएगा। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मारामारी नहीं होगा। अगर मान लीजिए संसाधन की बर्बादी हो रहा है, कोई अगर संसाधन को बहुत ज़्यादा उपयोग कर पा रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, आपस में शांति जो है भंग हो जाएगा और उस संसाधन के लिए क्या होगा, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई करने लगेंगे, युद्ध करने लगेंगे और हमारा विश्व में जो शांति है वो भंग हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं उतार के। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हम देखेंगे। इस
क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद ये आपका सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है और ये ख़त्म हो जाएगा सेशन आपका। और जो भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाला होगा वो यहीं से ही आएगा और इससे आप आराम से कवर कर सकते हो उसको और आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शायद क्वेश्चन अभी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हमको याद है जो क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आधार पर होगा कि स्वामित्व के देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन मिला नहीं है और हमको याद भी नहीं है। अब सबका सब क्वेश्चन दिमाग में एक साथ रख के उसको, अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं कि सारा पीपीटी बना हुआ है, केवल यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है, आंसर भी दिमाग में रखना है, समझाना भी है आपको, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, समस्या कभी भी किसी चीज़ के और किसी सक्सेस का बैरियर नहीं हो सकता। और हम आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, वो मेरा ही गलती है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और लगभग क्वेश्चन जो होगा इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं और आप इसी कॉन्सेप्ट को आप उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जो हम अभी कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं वही कॉन्सेप्ट होगा जो आप उस पर लिख सकते हैं। तो देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। देखते हैं कौन कौन। पहला निजी संसाधन, इसे व्यक्तिगत भी बोल सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यही 4 पॉइंट आपको पहले लिखना है। क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं और चारों का नाम इस प्रकार का है। एक है निजी संसाधन, एक है सामुदायिक संसाधन, एक है राष्ट्रीय संसाधन, एक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इसके बारे में हम कुछ वर्ड्स से 20-30 वर्ड्स का डिफिनेशन दे देते हैं और उस डिफिनेशन को आप हर पॉइंट के आगे लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए निजी संसाधन किसे कहते हैं, हम आप जो है इस सब पॉइंट आपको हम समझा दे रहे हैं, आप अपने से इसको लिखने का प्रयास करिएगा। हम आपको गाइड कर दे रहे हैं कि लिखना कैसे है। बाकी पॉइंट जो है हर क्वेश्चन का पॉइंट आपको हम लिखवा चुके हैं। निजी संसाधन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि निजी संसाधन वैसे संसाधन को निजी संसाधन कहा जाता है जिसपे किसी एक व्यक्ति या खास व्यक्ति का अधिकार हो। अर्थात निजी किसको बोला जाता है, जो भी पर्सनल चीज़ हो हमारा, बोलते हैं ना कि पर्सनल मोबाइल है मेरा, ये पर्सनल गाड़ी है, मतलब निजी संपत्ति है, अर्थात किसी व्यक्ति का वो संपत्ति है। तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जो जिस संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है,
मतलब जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसको हम क्या कहेंगे, निजी संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल में भी आप बता सकते हैं मोबाइल, गाड़ी एक्सेट्रा। अब आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या किसे कहते हैं? तो समुदाय का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपुल। समुदाय से हम लोग का मतलब यही होता है ना कि समुदाय किसे कहते हैं कि कुछ लोगों का समूह है, उसी को तो हम समुदाय कहते हैं। कुछ लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। कुछ लोगों के समूह को हम क्या बोलेंगे? समाज बोलेंगे। तो वैसा संसाधन जिस पे किसी खास समूह के लोगों का अधिकार हो, अर्थात समाज का अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन जिस पर एक समाज का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल हम सबका लिखते चलते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या होगा? एग्जाम्पल में आपका हो गया मंदिर, मस्जिद, शमशान घाट। ये सब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति का नहीं होता, यहाँ पे पूरे समाज जाता है और समाज जाके इस संसाधन का उपयोग कर सकता है। और निजी संसाधन में आपका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में मोबाइल, गाड़ी, घर, जमीन, ये सब क्या है? एक किसी निजी व्यक्ति का है, ये सब संसाधन हो सकता है, वस्तु हो सकता है। तो इस प्रकार का संसाधन क्या हो जाएगा? निजी संसाधन। इस प्रकार का संसाधन क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। तो नाम से ही आप वैसे डेफिनेशन ही सबका निकाल सकते हैं कि वैसा संसाधन जो राष्ट्र के अंतर्गत आता है या जिस पर राष्ट्र का अधिकार है उससे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या उसको डेफिनेशन लिखिएगा? वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन का एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है? रेलवे, हाईवे, हवाई यात्रा या हवाई जहाज, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर पूरे राष्ट्र जो है इसका उपयोग कर सकता है, तो इसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय से आपका क्या निहित निकल रहा है कि वैसा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जहाँ पे सब राष्ट्रों का अधिकार हो, कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार न हो, सभी राष्ट्रों का अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या कह रहे हैं हम? कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक खास राष्ट्र का अधिकार न हो और उस पे सभी देशों का, सभी राष्ट्रों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल में हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि समुद्री क्षेत्र, किसी देश के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद वाला क्षेत्र जो होता है क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला क्षेत्र होता है, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। कहने का मतलब है कि 200, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि भारत का जो तट रेखा है, भारत का जो समुद्री सीमा है, वो 200 किलोमीटर के अंदर तक भारत के जिम्मे में है। मतलब वहाँ पे भारत अपना जो भी है उपयोगिता वाला काम कर सकता है, लेकिन वो 200 किलोमीटर के बाद पर भारत का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। और वहाँ से जो है कोई भी कंट्री उसका खनिज, मछली, जो भी उसका संसाधन है, जो भी उसका वहाँ से मिनरल्स, गैस का उपयोग कर सकता है, दोहन कर सकता है। तो वो संसाधन कैसा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में, किसी प्लैनेट में कोई मिनरल्स का हमको पता चला या कोई गैस का किसी पता चला, तो वहाँ से ऐसा थोड़ी है कि कोई एक स्पेशल कंट्री जाके वहाँ से वो मिनरल्स लेके आ सकता है। अगर किसी के पास उसका टेक्निक हो, तकनीक हो, तो जिसके पास वो तकनीक है वहाँ से ला सकता है। तो वहाँ पे भी किसी एक देश का अधिकार नहीं हुआ, सभी देशों का अधिकार हुआ। तो इस प्रकार के हम संसाधन को क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आशा करते हैं आपको सब संसाधन के बारे में समझ गए होंगे। सारा क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से उसका आंसर भी दे पाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ और सारा का सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको करने का प्रयास किए हैं। और आप भी इसको मेहनत करिए, बढ़िया से बनाइए, लिखिए और एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखकर बढ़िया नंबर लीजिए। जय हिंद।